सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर सेकंड में आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसको पढ़ने से पहले अब हम लोग का मेन इनकम टैक्स चालू हो गया। तो यूनिट वन हम लोग पढ़े। यूनिट वन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इनकम फ्रॉम मतलब रेसिडेंशियल हाउस पर, सॉरी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा। तीसरा हमने टैक्स लायबिलिटी पढ़ा। 3 चैप्टर थे, तीनों चैप्टर क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो चुका है। हालांकि रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्जेम्प्टेड इनकम वो भी थ्योरी है। एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो थ्योरी है, तो वो उसी में क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो 2 चैप्टर तो उसी में इंक्लूड हो गया, वो हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। एग्रीकल्चर इनकम भी कंप्लीट कर लिया, तो 2 यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है यूनिट नंबर सेकंड की। एक चीज बता दूं आपको, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर, अगर यूनिट सेकंड और थर्ड को अगर आप लोग समझोगे तब आपको यूनिट नंबर 4 समझ में आएगा। और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी 19-20 रहोगे ना 2 और 3 में, तो फिर आप लोग को 4 समझ में नहीं आने वाला। तो सब यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का मेन इनकम टैक्स यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है, कोई भी इंडिविजुअल यानी कि जो पर्सन होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो किस तरीके से इनकम लगा देता है। यानी हमने लगाने बैठे यहाँ पे इनकम टैक्स, मतलब अगर आप इनकम कमाओगे तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो सवाल उठता है, सर हम इनकम कमाते कैसे कैसे हैं? तो इनकम कमाने के बहुत सारे क्या है? तरीके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके होते हैं? तो कोई भी इंडिविजुअल 5 तरीके से इनकम कमा सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। तो कोई भी इनकम कमाने के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने इनकम होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने हेड्स होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। मतलब किसी भी प्रकार के इनकम के 5 सिर होते हैं। 5 तरीके से आप इनकम कमा सकते हो। तो कौन कौन से इनकम होता है? तो इस बात को डिफाइन किया गया है सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला इनकम होता है, सबसे पहला कोई बंदा कमाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला क्या कमाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, देखिए आप कैसे कमाते हो? कहीं पर आप जाके नौकरी लग जाते हो, आपका एक एम्प्लॉयर होता है, आप जीवन भर अपनी सर्विस क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयर को देते हो। बदले में, अपनी सर्विस के बदले वो क्या देता है? आपको पैसा देता है। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे पूछते हैं ना आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोग का जवाब क्या होता है? हम जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे। क्या मिल रहा है वहां से? उनको सैलरी। तो किसी भी इंडिविजुअल पहला जो कमाने का तरीका होता है वो होता है तुम्हारा क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। ठीक, दूसरा होता है, दूसरा कमाने का तरीका होता है, चलो एक तो सैलरी से कमाते हैं, दूसरा तरीका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया जा सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए आपके पास मान लीजिए एक मकान है, आपके पास एक जमीन है, आपने उसमें क्या बना दिया? मकान बना दिया। ठीक, ये मकान बना दिया और इस मकान में तकरीबन आपने इस मकान को किराए पर चढ़ा दिया। अब उसमें से रेंट आ रहा है। मान लो महीने का तुमको यहाँ, सॉरी महीने का मान लो इस मकान से आपको 10,000 रुपये रेंट आ रहा है, पर मंथ किराया आ रहा है। तो साल भर का कितना कमा ले रहे हो? 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपये किराया मिल रहा है। इनकम हुआ कि नहीं हुआ? या मान लीजिए आपने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानें बना दी और हर एक दुकान को आपने हर महीने 5,000 रुपये किराए पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। तो 20 पंचे 100 यानी कि 1,00,000 रुपये महीने का आपके पास आना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किराए से पैसे कमा रहे हो, मतलब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी और हर महीने आपके पास क्या आ रहा है? बैठे ठाले किराया आ रहा है। क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसे आपको टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का नंबर 3 होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और कैसे कमाया जा सकता है? तो ठीक है भाई, हमको नौकरी नहीं है, हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं, अब हम कैसे कमाएं? तो तीसरा कमाने का तरीका है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड प्रोफेशन क्या करो? बिजनेस करो। क्या करो? आपके पास कुछ पैसे वैसे हैं, ठीक है, या मार्केट से लोन उठा लो और बिजनेस में लगा दो, कुछ माल खरीदो या माल बनाओ और माल बनाकर क्या करो? या खरीद कर क्या कर दो? बेच दो और उसमें प्रॉफिट कमा लो। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का माल खरीदा, उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग वगैरह की, वो माल का वैल्यू हो गया 150 रुपया, उसको 200 रुपये बेच दिया। कितना प्रॉफिट कमाए? 50 रुपये प्रॉफिट कमाए। ये हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या होता है? इनकम फ्रॉम। तो ऐसे अगर आप कमा रहे हो, हमारे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस से होता है, टैक्स से। टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बिजनेस से जनरेट होता है। तो बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगला होता है प्रोफेशन। अगला क्या होता है? प्रोफेशन। नेक्स्ट होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर बन गए, थोड़ा पढ़ लिख लिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले लिए, आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन जाओ और बदले में अपना क्या दो? सर्विस दो और बदले में क्या ले लो? फीस ले लो। वहां से इनकम जनरेट हो रहा है। लॉयर बन गए,
लोगों को सलाह दे रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है? फीस मिल गया। सीए बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सर्विस दे रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? फीस ले रहे हो। क्या है ये? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कहाँ से इनकम कमा रहे हो आप? प्रोफेशन से आप इनकम क्या कर रहे हो? कमा रहे हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे कमा सकते हैं। नंबर 4 होता है बच्चों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगला क्या होता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और कैसे पैसा कमाया जा सकता है? तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के जरिए पैसा कमाया जा सकता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के जरिए पैसा कमाया जा सकता है। सर ये कैपिटल गेन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। क्या बोलते हैं? पूंजीगत लाभ या पूंजी लाभ। कैपिटल गेन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, आपके पास क्या है? एक जमीन है। आपने एक जमीन खरीदी, 10 लाख रुपए में जमीन को खरीदा, और आपने इस जमीन को बाद में 15 लाख में क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? 15 लाख में बेच दिया। आपने खरीदा 10 लाख की जमीन और सेल कर दिया कितने में? 15 लाख में। आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट कमाए? तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मतलब आपके पास कोई जमीन है, जायदाद है, घर है, ज्वेलरी है, उसको बेच के अगर आप पैसा कमा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आया बात समझ में? नहीं आई? दिस इज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक है, तो ये होता है इनकम फ्रॉम क्या? कैपिटल गेन। ऐसा होता है। कोई दिक्कत है? ठीक। एंड देन नंबर 5 होता है आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगला क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट होता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम क्या? अदर सोर्सेज। देखिए अदर सोर्सेज मतलब क्या होता है? किसी अदर तरीके से पैसा कमा लिए। जैसे मान लो आप केबीसी में गए, वहां से 5 करोड़ रुपए जीत के आ गए। इनकम हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ये आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब आपने उस 5 करोड़ को या कहीं से पैसा वैसा कमाया, आपने उसको बैंक में क्या कर दिया? जमा कर दिया। हर साल आपको क्या मिल रहा है? उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 करोड़ को बैंक में जमा कर दिया, एफडी करा दिया उसका। हर साल आपको 5 करोड़ पे कम से कम 5% यानी 25 लाख रुपए आपको क्या मिल रहा है? साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बैठे बैठे। ये है तुम्हारा इनकम फ्रॉम क्या? अदर सोर्सेज। आया बात समझ में कि नहीं आई? तो 5 तरीके से पैसा कमाते हैं। अब समझ में आया पैसा कमाने के कौन कौन से जरिए हैं? कौन कौन से तरीके से पैसा कमा सकते हो? बताओ जल्दी से। बताओ। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको अलग अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी की बात करेंगे, सैलरी सेक्शन 15 से 16 17 तक रहता है। सैलरी की जो कहानी है वो सेक्शन 15 से कितने तक रहता है? 17 तक रहता है। तो इसके अलावा सैलरी की बात करें था ना, सैलरी की बात करें तो सैलरी सेक्शन 15 टू 17 तक डिफाइन किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स की बात की जाए तो हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 तक का क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। अगर इसके रूल्स की बात करें पीजीबीपी की, तो ये सेक्शन पीजीबीपी के रूल की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 28 से लेकर 44 तक डिफाइन किया गया है। 28 टू 44 तक डिफाइन किया गया है। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो लगभग ये 45 से लेकर 55 तक का डिफाइन किया गया है। सेक्शन 45 टू 55 तक डिफाइन किया गया है। जबकि लास्ट वाला सेक्शन 56 से सेक्शन 56 टू 59 तक डिफाइन किया गया है। 59 तक इसके रूल्स रेगुलेशन क्या किए गए हैं? डिफाइन किए गए हैं। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, तो सेक्शन 15 ये होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ तक कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो बोलो। तो अब हमारा सवाल होता है सर कौन किस यूनिट में है? तो मैं बता दूं आपको, सब अपने आप में क्या है? एक बच्चों चैप्टर है। सब अपने आप में क्या है? एक चैप्टर है। ठीक है, सब अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे कि अगर गौर किया जाए तो ये 2 यूनिट जो पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे। दो चैप्टर किसमें पढ़ोगे? यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे। आया बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, और ये जो 3 चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर किसमें पढ़ोगे? 4 में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? 3 में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? 3 में पढ़ोगे। समझ में आ गया? तो आज हम जो बात करने वाले हो किसकी बात करने वाले हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो समझाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? पूरा रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। देखो इससे कोई लेना नहीं है अकाउंटेंसी आती है कि नहीं आती, सब रूल का खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? तो देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कौन से सेक्शन से स्टार्ट होता है? सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 15 से बात करेंगे व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखो सैलरी का मतलब क्या होता है? देखो सैलरी में 2 लोग होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर। क्या होता है? एक एम्प्लॉयर, जिसको हिंदी में नियोक्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? नियोक्ता, जो काम देता है। जो क्या देता है? काम देता है। आया बात समझ में कि नहीं आई? और एक होता है एम्प्लॉई, जो काम करता है। ठीक है, जो काम करता है, जिसको अपन कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कर्मचारी। अब देखो एक एम्प्लॉय क्या करता है, एक एम्प्लॉय जीवन भर अपने पूरे जीवन भर, जब से जॉब में लगता है तब से जीवन भर 60 साल की उम्र तक एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। क्या देता है? सर्विस देता है। जो भी वो सर्विस के ऊपर रखता है सर्विसेज देता है अपनी, ठीक है। और एक एम्प्लॉयर बदले में एम्प्लॉय को क्या देता है? एक एम्प्लॉयर बदले में एम्प्लॉय को जो कुछ भी दे, सुन लो, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दे ना, जो कुछ भी दे, चाहे पैसा दे, ठीक है, या किसी प्रकार का उसको बेनिफिट्स दे, या किसी प्रकार का उसको, अगर उसको बेनिफिट्स दे, या फिर किसी प्रकार का उसको परक्यूसिट्स दे दे, यानी कि सुविधाएं दे दे, फैसिलिटीज दे दे। क्या दे दे? फैसिलिटी दे दे। कुछ भी दे, फैसिलिटी दे दे, ठीक है, कुछ भी दे, कुछ भी अगर वो देगा, अगर कुछ भी देता है, अगर कुछ भी देता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? सैलरी। लेकिन रूल है, अभी भी सैलरी नहीं कहोगे, इनके बीच में एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इनके बीच में? दोनों के बीच में क्या होगा? एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा इन दोनों के बीच में? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेवा की शर्तें होंगी। क्या होंगी? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सेवा की शर्तें होंगी। सेवा की क्या होंगी? शर्तें होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लो अब एक एम्प्लॉयर कुछ भी हो सकता है। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक स्कूल भी हो सकता है, वो एक कॉलेज भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट भी हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है, म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, एक एचयूएफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एम्प्लॉयर, एक मालिक, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मालिक और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होना चाहिए बॉस? क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा की शर्तें। अब आपको पता है कि एक एम्प्लॉयर के अंडर में, जैसे मान लो मैं आपका एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे क्या हो? एम्प्लॉय हो। तो आप मेरे यहाँ काम पे लगे, अब मेरे यहाँ काम पे लग गए आप, तो भाई देखो जो भी काम दूंगा, चाहे काम ज्यादा हो या काम कम हो, आप मेरे लिए काम करोगे और सैलरी आपकी फिक्स है। जैसे मैंने बोला कि हर महीने आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगा। अब काम ज्यादा हो या कम हो, आपको 20,000 सैलरी मिलेगा ना। मैं ऐसा बोलूंगा क्या इस बार काम कम था सैलरी कम दूंगा? ऐसा बोलूंगा क्या कि इस बार काम बहुत ज्यादा था चलो सैलरी ज्यादा दे दो? ऐसा तो नहीं होगा। तो जो भी काम दूंगा आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जो भी काम दूंगा करना पड़ेगा। अब भाई पहला सवाल तो सर हमारा ज्वाइनिंग किस में हुआ है? सपोज मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल में पढ़ाने के लिए आपका क्या हुआ है? ज्वाइनिंग हुआ है। तो भाई आपका काम क्या है? आप टीचर हो ना, आपकी ज्वाइनिंग हुआ, आप टीचर एज एन एम्प्लॉय आप ज्वाइन किए हो, टीचर के रूप में आप ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो भाई आप टीचर हो, आपका काम क्या है? पढ़ाना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, प्लस कॉपी वॉपी चेक करना है, ठीक है। एग्जाम वगैरह लेना हो तो एग्जाम भी क्या कर लोगे? आप ले लोगे। अब मैं ये बोलूंगा कि आप झाड़ू लगा दो यार थोड़ा सा, ऐसा बोलूंगा क्या? हाँ बोला हूँ काम कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना आप झाड़ू लगाने का काम करोगे। आप क्या बोलोगे? सर वो मेरा काम नहीं है, मेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो वर्क नहीं है। या मैं बोलूंगा जाओ मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाओ, ये काम करोगे क्या? क्या वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है? नहीं है। सर मेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, क्या होता है कि सेवा की शर्तें, कि भाई ठीक है मैं आपके लिए सेवा करूंगा, लेकिन कितना करूंगा? जो मेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होगा, जो मेरा काम होगा। अगर मेरा काम जैसे ट्रेन चलाने का मेरा काम है तो ट्रेन चलाना ही मेरा काम रहेगा। ऐसा नहीं ट्रेन चलाने का काम है उसको दूसरा काम करवा रहे हैं, तो ऐसा करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वहाँ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? जिसको सैलरी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला देखो, तो सैलरी का मतलब जान गए तुम लोग? क्या होता है सैलरी का मतलब? जल्दी बताओ। सबसे पहले एक एम्प्लॉयर होगा और क्या होगा? एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, कंपनी वगैरह। अब अच्छा एम्प्लॉयर भी दो प्रकार का होता है, या तो वो कौन सा एम्प्लॉयर होगा? गवर्नमेंट होगा, या फिर वो एम्प्लॉयर क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट। या फिर क्या होगा? एक एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्राइवेट एम्प्लॉयर हो सकता है। इन्हें नॉन गवर्नमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन गवर्नमेंट। आया बात समझ में? गवर्नमेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो सैलरी किसको कहते हैं? तो एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय सर्विस देगा जीवन भर, बदले में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा वो क्या कहलाएगा? सर्विस, सैलरी कहलाएगा। अब सैलरी किसको कहते हैं? देखो सैलरी का मतलब क्या होता है। देखो सैलरी में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहला सैलरी, सबसे पहला एक एम्प्लॉयर क्या देता है? सबसे पहला बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी का मतलब सबसे पहला होता है बेसिक सैलरी। क्या होता है? बेसिक सैलरी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल वेतन। क्या कहते हैं? मूल वेतन कहते हैं। मूल वेतन पहला होता है बेसिक सैलरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मूल वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल वेतन, ठीक है। मतलब जैसे आपका जॉब लगा है, सपोज आपका पढ़ाने का जॉब लगा है, टीचर हो आप, आपको पढ़ाने का जॉब लगा है, तो आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, ऐसा एक बेसिक सैलरी मिलेगा, ठीक। ओके, प्लस
प्लस मिलता है अलावेंस। क्या देता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलावेंस। अलावेंस का मतलब क्या होता है सर? अलावेंस का मतलब होता है भत्ता। क्या होता है? भत्ता, यानी कि कैश बेनिफिट्स। क्या होता है? कैश बेनिफिट्स। मतलब क्या होता है, देखिए एक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को क्या करता है, देखना, सिर्फ सैलरी नहीं देता, बहुत सारी सुविधाएं भी देता है। क्या देता है? सुविधाएं भी। जैसे मान लो, अच्छा देखो सुनो, अगर एम्प्लॉय खुश तो फिर एम्प्लॉयर भी क्या रहेगा? खुश। अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा, एम्प्लॉय के ऊपर कोई लाइफ का बर्डन नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयर भी क्या रहेगा? खुश। अच्छा एक बात बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको काम करना, कहीं जॉब करना है, तो आप ऐसा चाहोगे कि 2 महीना किसी मेरा एम्प्लॉयर एक ही एम्प्लॉयर रहे जीवन भर, या हर महीने 2-3 महीने में आप एम्प्लॉयर बदलते रहो? आपका एम्प्लॉयर एक ही रहना चाहिए या जीवन भर आपका एम्प्लॉयर बदलते रहना चाहिए? क्या चाहोगे आप लोग? एक ही एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना चाहोगे? और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि एक एम्प्लॉयर के अंदर में अपना पूरा जीवन दे देता है। सपोज जैसे 25 साल की उम्र में जॉब लगा वो, तो तकरीबन 60 ईयर्स तक वो जॉब करेगा, मतलब 35 साल अपने लाइफ का पूरा समय, आधा समय, बहुत अच्छे दिन 35 साल क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयर के नाम कर देगा। सही बात है। अब इस 25-35 साल में क्या एम्प्लॉय के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता होगा? कभी सुख भी आता होगा, तो क्या आता होगा? दुख भी आता होगा। और ज़्यादातर दुख जनरली फाइनेंशियली होते हैं, क्योंकि हर जगह फाइनेंस से जुड़ा होता है। अब घर में बच्चों का तबीयत खराब है, बीवी का तबीयत खराब है, तो एम्प्लॉय क्या है? दुखी है। और एम्प्लॉय अगर दुखी होगा तो क्या वो काम से ठीक से करेगा? और काम ठीक से नहीं करेगा तो नुकसान किसको होगा? एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि एम्प्लॉय का पूरा पूरा ख्याल रखे। सिर्फ सैलरी दे के बात नहीं खत्म हो जाती वहां पर। एक एम्प्लॉयर उसके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होता है ना, उसमें भी क्या रहता है? साथी रहता है, क्योंकि सामने वाले ने उसको अपना पूरा जीवन दिया है। अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो उसको काम भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय, कोई भी देखना, 35 साल तक आप काम कर करके क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी काम को कर करके क्या हो जाते हैं हम? एक्सपर्ट। तो भाई एक एक्सपर्ट को छोड़ तो नहीं सकते ऐसा बीच मजदार में। तो एक एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय की पूरी सुख सुविधा का ख्याल रखता है। अब अलावेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है? काम कर रहा है और उसके घर में तबीयत खराब हो गया, तो एक एम्प्लॉयर का फर्ज बनता है कि उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे। जनरली देखना रेलवे वगैरह में ऐसा होता है, अगर मान लो एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के घर के मेंबर का तबीयत खराब हो जाता है, तो वो जाके क्या कर सकता है? एक हॉस्पिटल दे दिया गया है, एम्प्लॉयर बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है, रेलवे बोलता है कि जाओ फलाने हॉस्पिटल में जाके क्या करा लेना, इलाज करा लेना, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो खुश हो जाता है, चलो यार मेरा पैसा बच रहा है। लेकिन कई एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो मेडिकल की हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं दे सकते। अब जैसे मान लो मैं कोई, अब मेरे यहाँ अगर मान लो 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 100 एम्प्लॉय के लिए मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल खोल दूँ। तो मैं क्या बोलूंगा? भैया हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकता, फैसिलिटी भी नहीं दे सकता, एक काम करो, हर महीने मेरे से मेडिकल अलावेंस रख लो। क्या कर लो? चाहे बीमार पड़ो या ना पड़ो, मेरे पास से आप एक मेडिकल अलावेंस क्या कर लो? रख लो। और कभी तबीयत खराब हो तो मेरा घर का दरवाजा मत खटखटाना, कोई भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेना। इसको बोलते हैं अलावेंस। मतलब जब कभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं नहीं दे पाता है, तो बदले में क्या देता है? कुछ कैश देकर वो क्या हो जाता है? हर महीने कुछ अलावेंस देकर, क्या मंथली होता है, कैश के रूप में होता है, पैसा देके क्या हो जाता है? साइड हट जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं अलावेंस। समझ में आ गया? इसके अलावा एम्प्लॉयर क्या देता है अपने एम्प्लॉय को? परक्विसिट्स देता है। क्या देता है? परक्विसिट्स का मतलब होता है अनुलाभ। क्या होता है? अनुलाभ, यानी कि सुविधाएं, यानी कि क्या बोलेंगे अपन? अनुलाभ का मतलब होता है बच्चों क्या? सुविधाएं, सुख सुविधाएं। तबीयत खराब हुआ, क्या बोलूंगा मैं? देखो मैंने आपके लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया है, जाओ उस हॉस्पिटल में क्या करा लो? इलाज करा लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या पैसा लगा आपको? नहीं लगा। लेकिन भैया हॉस्पिटल में डॉक्टरों का खर्चा है, डॉक्टर तो अपनी सैलरी ले रहा होगा ना, स्टाफ तो अपना पगार ले रहा होगा ना, उसका पगार कौन भरता होगा? एम्प्लॉयर भरता होगा ना। तो भाई आपको फैसिलिटी की एक वैल्यू होती है कि नहीं होती है? तो उसको भी आपके सैलरी में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रहने के लिए घर दिया गया है, तो उसको भी क्या किराया लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा, तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। इसके अलावा होता है बच्चों प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, यानी वेतन के स्थान पर लाभ, वेतन के स्थान पर लाभ, वेतन के स्थान पर लाभ। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब वेतन के स्थान पर क्या? लाभ। मतलब सैलरी की जगह कुछ बेनिफिट दे दिया गया। जैसे मान लो, सपोज जैसे मान लो आपको कुछ बेनिफिट दे दिया गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं बोला कि यार सैलरी कितना लेते हो तुम? हर महीने सैलरी क्या है? 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। ठीक है, 20,000 की पर मंथ सैलरी है। सुनो ना, मेरे को 2 महीना ना काम मत करो, मेरे को सैलरी नहीं दे पाऊंगा तुमको। अच्छा चलो ये एग्जाम्पल छोड़ो। जैसे मान लो मैं बोला कि जैसे सपोज मेरे यहाँ काम करते हो तुम, ठीक है, हमारा किसका काम है भाई? हमारा काम है, मान लो हम लोग मोटरसाइकिल बेचने का काम करते हैं, बाइक बेचने का काम करते हैं। तो आप आए, बोले सर बाइक आपकी बड़े पसंद आ गया है, मुझे बाइक चाहिए। ठीक है भाई, ले जाओ बाइक।
बाकी लोग को मैं 1 लाख में बेचता हूँ, मैं आपको कितने बेच दूंगा, 80,000 में बेच दूंगा। मेरे एम्प्लॉय तो मैं कितने में दूंगा, तुमको 80 में दे दूंगा। कितने का बेनिफिट पहुंचाया, 20,000 का बेनिफिट पहुंचाया। तो जो बेनिफिट पहुंचाया वो किसमें आ जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी की जगह कुछ और दे दूं मैं आपको तो क्या होगा, ये आपके लिए जैसे मान लो गिफ्ट कर दिया मैंने आपको, मैं बोला अरे वाह यार काम बड़ा अच्छा था, इस बार सैलरी नहीं दिया, इस साल मैंने तुमको एक कार गिफ्ट कर दिया, किसमें आ जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो देख लो भाई एक एम्प्लॉय सैलरी, जब भी सैलरी की बात आएगी आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये 4 चीजें आएंगी। क्या आएंगी, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। ओके चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब बारी आती है सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे। अब सीधा अपन प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में अपन बनाएंगे। कैसे निकालोगे सैलरी, तो सैलरी निकालने का तरीका है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसे निकालना। नीचे आप लोग को लिखना है ऐसा, फॉर द हमेशा की तरह असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, ये चल रहा है ना हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है, ऐसा बना देना। अब देखो क्या क्या ऐड करते हैं अपन लोग, कैसे सैलरी निकालेंगे। देखो सबसे पहला सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या टैक्सेबल होता है। तो अपन देखो सुनो, हम लोग निकालने बैठे, देखो मैंने बताया ना तुम लोग को, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत कुछ देता है, सही बात है कि नहीं है, बहुत कुछ देता है अपने सर्विस के बदले में। तो जो कुछ भी देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सैलरी। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि एक एम्प्लॉय को कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। हम निकालने बैठे हैं टैक्स, हम निकालने बैठे हैं क्या, टैक्स। हम उन्हीं चीजों को जोड़ेंगे जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, टैक्सेबल है। जो चीज टैक्सेबल है उसको ऐड करेंगे, जो टैक्सेबल नहीं उसको क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मतलब किससे, जो टैक्सेबल उसको जोड़ो, जो टैक्सेबल नहीं उसको क्या कर दो, छोड़ दो। क्या दे रहा है, कितना दिया, उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ क्या देखना है कि जो दिया है वो इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। हाँ टैक्सेबल है तो ऐड करो, नहीं है टैक्सेबल इग्नोर करो। आया बात समझ में कि नहीं आई। तो क्या क्या टैक्सेबल होता है, तो पहला होता है बेसिक सैलरी। पहला क्या टैक्सेबल होता है, बेसिक सैलरी, ठीक है। क्या होता है, बेसिक सैलरी, पहला होता है बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी कैसे निकालोगे, जो भी पर मंथ दिया जाएगा सैलरी, जो भी पर मंथ दिया जाएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, टैक्सेबल लिस्ट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। आया बात समझ में। इसके अलावा होता है ऐड करना इसमें एडवांस सैलरी। कई बार क्या होता है आप एडवांस में सैलरी ले लेते हो, किसमें ले लेते हो, सैलरी एडवांस में। जैसे अगले साल के 2 महीने की सैलरी आपने एडवांस में उठा ली, 2 महीने की सैलरी, तो एडवांस सैलरी भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। क्या होती है, टैक्सेबल। तो एडवांस सैलरी को भी क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक। इसके अलावा और क्या टैक्सेबल होता है, जैसे कि एरियर्स सैलरी। क्या होती है, एरियर्स सैलरी। एरियर्स मतलब होता है ना वसूल हुई सैलरी। सपोज कोई पिछले साल का 2-3 महीने का सैलरी आपको नहीं मिला था, अब वो सडनली क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो वो उस समय तो टैक्स नहीं लगा होगा, क्योंकि मिलेगा तभी टैक्स होगा। तो उस समय मान लो टैक्स नहीं लगा था, लग गया था तो फिर मत लेना, नहीं लगा था तो क्या कर देना है, ऐड कर देना, एरियर्स सैलरी। इसके अलावा बोनस फीस या फिर कमीशन, बोनस फीस या फिर क्या, कमीशन, बोनस फीस या फिर कमीशन, ठीक है। एक एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, कई बार बोनस देता है, दिवाली बोनस वगैरह वगैरह नहीं मिलता, प्रॉफिट में हिस्सा, बोनस, कमीशन, फीस, कुछ भी देगा तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या टैक्सेबल होगा सर, तो इसके अलावा कमीशन ऑन सेल्स। जैसे कि एम्प्लॉई मार्केटिंग वाला जॉब करता है, कौन सा जॉब करता है, तो मार्केटिंग में एक रूल रहता है कि देखना मार्केटिंग वाले को उसके सेल्स पे कमीशन मिलता है, तो उसको भी क्या करेंगे अपन लोग, ऐड करेंगे, ठीक। तो भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल होते हैं सब, टैक्सेबल की लिस्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके अलावा ऐड करना इसमें ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस। अगर उसको अलावेंसेस दिया गया है तो वो भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है, लेकिन उसका रूल है, पढ़ेंगे, जो टैक्सेबल होगा उसको जोड़ना, जो टैक्सेबल नहीं होगा उसको जोड़ना मत, ठीक। इसके अलावा होता है ऑल, ऐड कर देना ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ सर्विसेज, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ क्या ले लेंगे अपन लोग बच्चों, सर्विसेज नहीं, परक्विसिट्स। क्या बोलेंगे, परक्विसिट्स। जैसे मान लो उसको कुछ सुविधाएं दी गई है, क्या दी गई है, सुविधाएं दी गई है, परक्विसिट्स। अगर उस एम्प्लॉय को क्या दी गई है, सुविधाएं दी गई है, तो वो सुविधाएं को भी क्या कर देंगे अपन लोग, टैक्सेबल लिस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके अलावा
ऐड कर देना इसमें ऑल एक प्रकार से ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स। अगला ऐड करना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का कोई प्रोविडेंट फंड है, उसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देते, वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा और क्या टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्रोविडेंट फंड। उस प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिला है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें ऐड होती है, ठीक है, ध्यान रखना, सारी चीजें क्या होगी, टैक्सेबल होती है, ऐड करना। और ये आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, इसको जोड़ लेना, टोटल आ जाएगा, टोटल सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन देता है, इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ डिडक्शन देता है। डिडक्शन का मतलब होता है छूट देना, डिडक्शन देता है जो सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। तो डिडक्शन है, तो सबसे पहला डिडक्शन होता है इसमें जो कि सेक्शन 16(I)(A) के अंतर्गत आता है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है वो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे एम्प्लॉय कैसा हो, अमीर हो गरीब हो, हर एम्प्लॉय को ना गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और पता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, एकदम फिक्स है, कितना पता है, 50,000। कितना है, पूरे साल भर का कितना, 50,000, ना कम ना ज़्यादा। जो भी सैलरी होगा उसमें 50,000 क्या कर देना, घटा देना। ठीक, इसके बाद अगला होता है सेक्शन 16(2). ये डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस सर क्या होता है बाद में बताएंगे, फिलहाल समझो इसको। एंटरटेनमेंट अलावेंस, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलावेंस जनरली ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका छूट मिलता है, तो वो भी डिडक्शन मिलता है कुछ हद तक, बताएंगे इसके बारे में। और इसके अलावा सेक्शन 3 के अंतर्गत होता है प्रोफेशनल टैक्स। क्या होता है सब बाद में बताएंगे। प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या फिर क्या बोलेंगे अपन लोग, एम्प्लॉयमेंट टैक्स बोलेंगे। देखिए, तो प्रोफेशनल टैक्स या फिर क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। किसी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स है तो वो भी छूट मिलता है सेक्शन 16(3) के अंतर्गत, वो भी छूट मिल जाएगा, अगर दिया गया होगा क्वेश्चन में दे देंगे। अब इसको जोड़ देना बच्चों, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। क्या आ जाएगा, टैक्सेबल सैलरी। ये आ गया आंसर तुम्हारा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसा लगा। ठीक, तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने देखा क्या क्या। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा। पहला हम लोगों ने देखा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि सैलरी क्या होती है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि टैक्सेबल सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन अगर किसी में सबसे ज़्यादा लंबे रूल्स वगैरह है तो वो किस में है, सैलरी में। समझ में आ गया, तो सैलरी बता दिया मैंने। अब देखो ये इसके रूल्स कल में पढ़ेंगे अपन, कल रूल्स करेंगे अपन लोग। जैसे ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेज में कौन कौन से टैक्सेबल अलावेंसेज होते हैं, टैक्सेबल पार्ट ऑफ परक्यूसिट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ये सारी बातें अपन लाइन से क्या करेंगे, एक एक चीज़ों के रूल्स को क्या करेंगे, कल क्लास से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग का काम क्या है, जितना पढ़ाया आज मैंने उसको क्या कर लेना, कॉपी में नोट करना आपका काम है। समझ में आ गया, ठीक, तो नोट कर लोगे। देखो एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कॉपी में, अच्छे से रूल्स को अच्छे से नोट कर लो। जैसे पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा। आज मैंने 3 पेज बताया है, समझ में आ गया, 3 पेज बताया है। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ इकट्ठे। जब इसका रूल का पूरा पेज मैं लिख दूंगा तो इकट्ठे आप लोग को इसका PDF क्या कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। आया बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए, तो आज इतना काफ़ी, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।